बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो हीमोक्रोमेटोसिस के बारे में, ख़ास तौर पर मैं हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के बारे में तफसील से बात करूँगा। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो है ना, आपके जिस्म के अंदर जो आयरन होती है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब मतलब ज़्यादा होना शुरू हो जाती है आपकी फूड से, ठीक है। और जब ये ज़्यादा आयरन हो जाती है तो आपके जो मुख्तलिफ़ बॉडी ऑर्गन हैं, जैसे जिगर है, आपका हार्ट है, फिर लबलबा यानी पेंक्रियाज है, उसमें ये स्टोर होना शुरू हो जाती है और उसी की वजह से सारी जो है ना सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। और ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। मतलब ये कि ख़ास तौर पे अगर लिवर ज़्यादा डैमेज हो जाए या हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज़ हो जाए तो। और ये जो हीमोक्रोमेटोसिस है बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब दोनों पेरेंट्स की तरफ से एबनॉर्मल जीन आएगा तो आपको हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है। और आम तौर पे इसकी जो साइन सिम्टम जो है ना, वो जो है ना मिड लाइफ में स्टार्ट होती हैं। इसकी ऐसा जो ट्रीटमेंट है वो रेगुलर जो है ना ब्लड का रिमूवल है, जो मैं आगे चल के तफसील से बताऊंगा। तो पहले तो इसकी मैं सिम्टम बता देता हूँ। सिम्टम में ये क्या है कि कुछ लोगों को इसकी कोई ख़ास सिम्टम नहीं होती हैं। और जो है जो अर्ली एज की साइन सिम्टम होती है ना, वो और तरह की कॉमन कंडीशन से भी मिलती जुलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जॉइंट पेन हो सकते हैं, आपके पेट में दर्द हो सकता है, फटीक हो सकती है, फिर कमज़ोरी हो सकती है। इसके अलावा अगर ज़्यादा आयरन जो पेंक्रियाज में जमा हो जाए तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। फिर आपकी जो ना सेक्स ड्राइव कम हो सकती है, इम्पोर्टेंस हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, जिगर फेल हो सकता है। फिर इसके अलावा जो ना आपकी जो स्किन का कलर है वो ब्राउन या ग्रे कलर हो सकता है, मेमोरी फॉग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ वैसे तो ये बर्थ से ही ज़ाहिर है, हेरिडिटरी है तो बर्थ से प्रेजेंट होती है। लेकिन ये कि इसकी जो सिम्टम बड़ी लेट स्टार्ट होती हैं। मर्दों में ये 40 के बाद आमतौर पर स्टार्ट होती हैं और ख़वातीन में 60 के बाद स्टार्ट होती हैं। और ख़वातीन जो है ना आमतौर पे मीनोपॉज जब उनका हो जाता है उसके बाद सिम्टम स्टार्ट होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो आयरन जो है ना वो लूज़ नहीं करती हैं। क्योंकि जब प्रेगनेंस मतलब जब वो उनकी फर्टाइल एज होती है मीनोपॉज से पहले, तो चूँकि वो रेगुलरली आयरन को मेंसेस के थ्रू जो ब्लड जब जाता है तो उसमें आयरन भी लूज़ होती है। तो इस वजह से उसको जो है ना उनको मतलब है मीनोपॉज के बाद जो है ना इसकी सिम्टम डेवलप हो सकती हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। बेसिकली चूँकि जीन म्यूटेशन है तो उसमें यह क्या होता है कि जो है ना आपका जो ज़रूरत से ज़्यादा जो अमाउंट है आयरन की, वो जो है ना फूड के थ्रू जो मतलब नॉर्मली आप जो फूड खाते हैं, नॉर्मली तो वो एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है नेचुरल के आपकी जो अब्जॉर्प्शन होती है वो आगे फिर एक्सक्रीट भी होती है। लेकिन इसमें डिफेक्टिव जीन की वजह से ना जो एबनॉर्मल आयरन मतलब ज़्यादा अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो हेरिडिटरी टाइप है ये सबसे कॉमन टाइप है। इसमें एक जीन होता है जिसको एच एफ ई कहते हैं, ठीक है। ये इसकी कॉज मतलब है मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी क्रोमेटोसिस की। और इसकी दो कॉमन म्यूटेशन है, एक इसको कहते हैं C282Y और एक दूसरी होती है H63D। और फिर इसके जेनेटिक टेस्टिंग से इसका पता चल जाता है कि आपकी एच एफ ई जीन में म्यूटेशन है नहीं है। तो अगर तो आप दो एबनॉर्मल जीन इनहेरिट करते हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स की तरफ से, माँ और बाप की तरफ से, तो फिर आपको हीमोक्रोमेटोसिस होने का चांस है। और आप जो है ना फिर आपने जो ये म्यूटेशन अपने बच्चों को भी पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन यह है कि हर कोई जिसको दो मतलब दोनों तरफ से इनहेरिटेड जीन हो भी तो तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक को जो ना वो उतनी ज़्यादा सीवियर मतलब हीमोक्रोमेटोसिस हो जाए, मतलब नॉर्मल भी हो सकते हैं। और अगर तो आपको एक एबनॉर्मल जीन इनहेरिट आपने किया है, मतलब यह कि एक पेरेंट की तरफ से, तो आपको हीमोक्रोमेटोसिस नहीं होती। लेकिन यह कि चूँकि आपने जीन इनहेरिट किया तो आप कैरियर समझे जाते हैं और आप जो है ना बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपके बच्चे फिर आगे वो डिजीज़ तभी उनको होगी जब दूसरे पेरेंट्स मतलब जो है दूसरे पेरेंट्स से वो जो ना वो जो है उनको अ, मतलब इनहेरिट करेंगे जीन, ठीक है। यानी कि आपका अगर एक एबनॉर्मल जीन है आपके पेरेंट्स की तरफ से, आप बेसिकली कैरियर हो, ठीक है।
तो आप अगर बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन बच्चे तभी डिजीज़ उनकी होगी जब उनकी जो है ना आगे जो है ना उसके दूसरे पेरेंट्स से जो है ना जो है वो इनहेरिट करेंगे तो। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि इसका मैं बता दूं कि कैसे आपके ऑर्गन को जो है ना अफेक्ट करती है। बेसिकली आयरन जो है ना आपके बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा आयरन हो जाए तो वो टॉक्सिक हो जाती है। और एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं हेप्सिडिन, जो आपके लिवर से सीक्रेट होता है, वो आपके आयरन को मतलब कि एक तरह का उसका कंट्रोल करता है, उसका यूज़ का और उसके जो एब्जॉर्प्शन का। ठीक है। और जो है ना उसमें हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि आपकी जो हेप्सिडिन की जो ना वो डिसरप्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा आयरन जज़ब करना शुरू कर देती है। और ये जो एक्सेस आयरन होती है वो आपके मुख्तलिफ आर्गन में मतलब लिवर में स्टोर हो जाती है, और जब जैसे जैसे वो ज़्यादा वो बढ़ती चली जाती है तो फिर आपके आर्गन को शदीद डैमेज हो सकता है। मिसाल के तौर पर लिवर में सिरोसिस हो सकता है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, इस तरह पैंक्रियाज में जमा हो जाए तो शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर हेरेडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के अलावा भी कुछ और टाइप्स की भी हीमोक्रोमेटोसिस होती हैं जो मैं आपको बता दूँ। एक होती है जुवेनाइल हीमोक्रोमेटोसिस। ये बेसिकली एक सेम ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें यंग लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब आयरन का जो एक्युमुलेशन होती है ना वो अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है, और आमतौर पे बिल्कुल यंग मतलब 15 से 30 साल की उम्र में लोग इसमें जो है ना इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब पेशेंट हो सकते हैं इसके। अच्छा, इसके अलावा फिर एक न्यू नेटल हीमोक्रोमेटोसिस होती है जिसमें यह कि आपके जो जिगर में रैपिडली बिल्डअप हो जाती है आयरन जो है ना वो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, यानी कि बॉडी अपने आप को अटैक शुरू कर देती है। इसके अलावा सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस भी हो सकती है। ये इनहेरिटेड नहीं होती है, लेकिन ये कि आयरन ओवरलोड की वजह से हो सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जिनको ख़ास किस्म कुछ अनीमिया हो या क्रॉनिक लिवर की बीमारी हो, जिनको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगे, तो उनके जो ना मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की वजह से उनके बॉडी में आयरन अक्यूमुलेट हो सकती है। अब मैं इसके रिस्क फैक्टर बताता हूँ। रिस्क में एक तो ये है कि जो मैंने पहले बताया था कि दोनों कॉपीज़ अब अगर आपकी म्यूटेटेड HFE जीन की हों तो वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री का रिस्क फैक्टर है, मतलब आपके पेरेंट या सिबलिंग को हो तो। फिर यह कि एथनिसिटी में जो नॉर्दर्न यूरोपियन डिसेंट के लोग हैं उनको ज़्यादा चांस है इसका, और ये ब्लैक, हिस्पैनिक और एशियन एंसेस्ट्री में लेस कॉमन है। ठीक है। जब जेंडर की बात करें तो ज़्यादातर ये बीमारी मर्दों को होती है। ठीक है। क्योंकि ख़वातीन जो है ना अपनी जो आयरन जो है वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू लूज़ करती हैं, तो उनको कम चांस होता है। लेकिन ख़वातीन में हो तो ज़ाहिर है मीनोपॉज के बाद ये हो सकती है, ख़ास मीनोपॉज से बाद भी मतलब 60+ ख़वातीन का होती है। अब इसकी मैं कॉम्प्लिकेशन बता दूँ, अगर तो इसकी ट्रीटमेंट ना करवाई जाए उसमें आपके लिवर प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे सिरोसिस जिसको मैं परमानेंट स्कारिंग हो जाती है लिवर की। फिर ये कि डायबिटीज़ होती है जिस मतलब पेंक्रियाज में अगर अक्यूमुलेट हो जाए। हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जो ना आपकी कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है और अरिथमियास होते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम में इम्पोर्टेंस हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा फिर मतलब इम्पोर्टेंस मर्दों को हो सकती है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्सेंस हो सकती है वुमेन में। फिर आपकी स्किन कलर चेंजेस हो सकते हैं, मतलब आपकी स्किन ब्राउन या ग्रे कलर की आ सकती है। ठीक है, हो सकती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। उसमें जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इसमें कभी कभी इसका डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इसकी सिम्टम है जैसे स्टिफ जॉइंट्स हैं या फटीग जो होती है वो और बहुत सारी बीमारियों की वजह से होती है। ठीक है। और को बहुत सारे लोगों के इसके साइन एंड सिम्टम वो तभी होते हैं जब बहुत ज़्यादा आयरन आपकी ओवरलोड हो जाए। ठीक है। और कभी कभी किसी और बीमारी की वजह से मतलब वो जब हम टेस्ट करते हैं तो मतलब उसमें अब नॉर्मल ब्लड टेस्ट की वजह से ये डायग्नोज हो सकती है, जिसमें फिर जो है ना आगे जब उसका फर्दर इवैल्यूएट करते हैं तो हम फिर और टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें आता है टेस्ट जिसको कहते हैं सीरम ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन। ये बेसिकली आपके जो बॉडी में एक जो प्रोटीन होता है जो आपके जो है ना आयरन को ब्लड में कैरी करता है, जिसको ट्रांसफेरेंस कहते हैं।
तो अगर ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन वैल्यू जो है ना 45% से ज़्यादा हो तो वो एक तरह की मतलब एक तरह का एबनॉर्मल उसका वो लेवल होता है, तो इसका हम डायग्नोसिस में पता चला सकते हैं। फिर फेरेटिन का लेवल जो है ना बेसिकली ये है कि आपकी जो आयरन लिवर में स्टोर होती है उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो मतलब है कि आपकी सीरम ट्रांसपेरेंट सिचुएशन रिजल्ट हाई है तो फिर ये ना कि ये फेरेटिन का टेस्ट भी करते हैं कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। और इसमें यह भी होता है कि ये आमतौर पे फास्टिंग में टेस्ट करवाए जाते हैं क्योंकि और भी कंडीशन होती है ना जिससे फेरेटिन बढ़ सकता है, तो फिर यानी कि ये ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट करने के लिए फास्टिंग में कराया जाता है, फिर एक से ज़्यादा बार रिपीट भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल टेस्टिंग की जा सकती है, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट हो जा सकते हैं, एमआरआई की जा सकती है जिसमें आपके आयरन ओवरलोड जो है कि क्या किस लेवल तक पहुंचा वो चेक किया जा सकता है। फिर म्यूटेशन HFE जीन का टेस्टिंग की जा सकती है, फिर कुछ केस में लिवर बायोप्सी की जा सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट मैं बता दूँ, ट्रीटमेंट ये कि बेसिकली इसकी ब्लड रिमूवल ट्रीटमेंट है, मतलब जिन्हें फ्लीबॉटमी उसको कहते हैं। एक रेगुलर इसकी जो ना ब्लड रिमूवल होती है बंदे की, ठीक है, जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं। तो इसका बेसिकली फ्लीबॉटमी का मकसद यह है कि आपके बॉडी में आयरन लेवल को जो है ना रिड्यूस किया जाए, ठीक है। और इसमें फिर जो है ना इसमें जो ट्रीटमेंट स्केड्यूल ये होता है आमतौर पे कि शुरू में आपको तकरीबन एक जो है ना पिंट ब्लड जो है ना तकरीबन जो 470 मिलीलीटर होता है वो जो है ना एक या मतलब जो है ना 2 बार हफ्ते में लिया जाता है, ठीक है, आम अस्पताल में, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो है ना कि जब आपका आयरन लेवल नॉर्मल हो जाए तो फिर आपका जो है ना ब्लड लेवल जो ब्लड निकालना जो है ना उसको जो है ना ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद हम निकालते हैं, मतलब फिर पहले तो जैसे मैंने बोला ना कि हफ्ते में 1 दफ़ा निकालते हैं शुरू में या 2 दफ़ा मैक्सिमम। तो जब आयरन का लेवल नॉर्मल हो जाए तो फिर आप जो है ना उसमें हम महीने मतलब जो है ना महीने बल्कि बात करूँ कि आज 2 या 3 महीने के बाद 1 दफ़ा वो लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये इसमें यह भी है कि जो फ्लीबॉटमी मतलब जो ब्लड अगर आपको ऑलरेडी लिवर में चेंजेस आ जाती हैं, सिरोसिस या जो है ना जॉइंट पेन या आपको हो चुका है तो उसको रिवर्स नहीं कर सकती, लेकिन यह कि आपकी उसकी आगे प्रोग्रेशन स्लो कर सकती है। फिर यह कि कुछ लोग जिनका ब्लड रिमूव नहीं किया जा सकता है, मिसाल के तौर पे जिनको अनीमिया है तो या हार्ट कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं जो जिसको हम चिलेशन थेरेपी कहते हैं, जो आयरन को जो ना मतलब वो जो ना रिमूव कर सकती है। वो पिल की सूरत में भी ली जा सकती है या फिर इंजेक्शन की सूरत में, ठीक है। या ये जो चिलेशन थेरेपी है वो आपके आयरन को बाइंड कर लेती है, तो फिर वो जो आयरन जो ना आपके यूरिन या स्टूल के थ्रू जो ना वो निकल जाती है, जिस प्रोसेस को हम चिलेशन कहते हैं। चिलेशन नॉर्मली है ये आर्टरी हीमोक्रोमेटोसिस में नहीं यूज़ होती है, लेकिन और हीमोक्रोमेटोसिस किस्म की उसमें यूज़ हो सकती है। एनीवे अच्छा, फिर थोड़ी लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडी बता दूँ। उसमें यह कि आप आयरन सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन जिसमें आयरन हो वो आप परहेज करें, ठीक है। विटामिन सी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, ठीक है। लेकिन विटामिन सी का जो डाइटरी जो लेवल है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं होती। फिर यह कि आप अल्कोहल से परहेज करें क्योंकि वो लिवर डैमेज से ज़्यादा हो सकता है। और फिर यह है कि कुछ रॉ फिश और शेल फिश को आप खाने से परहेज करें क्योंकि उसमें यह है कि जो हार्टी हीमोक्रोमेटोसिस के पेशेंट हैं उनको कुछ बैक्टीरिया से जो रॉ फिश और शेल फिश में प्रेजेंट होते हैं उनसे इन्फेक्शन लगने का ख़तरा होता है। तो ये थी मेरी वीडियो जनाब हीमोक्रोमेटोसिस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।